सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमको देखनी है। देखो, नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है? खुद से ऑक्सीजन दे देते हैं दूसरे को। तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस। दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। खुद से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ले लेते हैं दूसरे से, मतलब दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो गया, रिड्यूस। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे ऑक्सीडेशन मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए दूसरे वाले से। ठीक, तो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो, यहां पे हमको दो रिएक्शन देखनी है। पहले, सबसे पहले कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन है, कार्बन के साथ जब हम नाइट्रिक एसिड को घोलते हैं, कार्बन में आप नाइट्रिक एसिड को डालिए, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर क्या बनता है, यहां पे आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब देखो, यहां पे इस रिएक्शन को बैलेंसिंग समेत रट लेना। इस रिएक्शन को कैसे रट लेना, बैलेंसिंग समेत। यहां पे लगा लो 4। ठीक, या तो केवल HNO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद कर दो। यहां पे 4 लगाया। अब 4 लगाया तो यहां पे कितना लगाओगे, 2, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन हमने कर दिए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा, यहां पे है 4 नाइट्रोजन, तो यहां पे आपने कितना लगाया, 4। यहां पे आपने कितना लगा दिया, 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 8, तो 10। ठीक है, 4 2 जा 8 और 9 10 और 11 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और एक ही कार्बन है, एक कार्बन इधर भी है, 12 ऑक्सीजन इधर भी है, और 4 नाइट्रोजन इधर है, 4 नाइट्रोजन इधर है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ना पता होता कि क्या लगाओगे आप HNO3 के आगे, तो आप यहाँ पे अनुमान ना लगा पाते, आपको बहुत दिक्कत होती। उसी तरीके से एक सल्फर की रिएक्शन देखिए। सल्फर जो है, जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, अब बताओ क्या बनाएगा। इस रिएक्शन को देखिए और बताइए क्या बनेगा। यहां पे देखो, यहां पे एक्चुअली बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। यहां पे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड इतना वीक होता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो पूरी रिएक्शन लिखने की बजाय हम यहाँ पे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन रहा था, हालांकि वो अनस्टेबल था, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट गया। यहाँ पे क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास बनेगा, बोलो बोलो, H2SO4। ओके, और बाकी बाकी क्या बनेगा, बाकी बनेगा NO2 और वाटर। अब आ रही कुछ समझ में बात। यहां पे H2SO4 बना। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नहीं टूटेगा, ये स्टेबल होता है। ये बड़ा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट जाएगा। अब इसको भी मत तोड़ देना सल्फर डाइऑक्साइड और पानी में, नहीं, ये नहीं टूटेगा। यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रखना, 6 लगाओगे। अब यहाँ पे आपको 6 लगाना है। अब बताओ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 नाइट्रोजन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 लगा देते हैं। 6 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 2 12, 13 14, 15 16 17 18, सिर्फ 12, 6 3 जा 18, 18 ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, एक सल्फर है, एक सल्फर है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अगर आपको यहाँ पे ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना पता होता, तो आप यहाँ पर रिएक्शन को ना लिख पाते। अब देखो, यहाँ पे जो बेसिक जो कुछ रिएक्शंस हैं एसिड्स की, जैसे मान लीजिए, उनको भी बता देते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एसिड है, ठीक है, एसिड
एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या बनता है, वाटर। एसिड लिया हमने नाइट्रिक एसिड, और बेस की जगह पे लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बोलना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 हमने लिया। अब बताओ क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, और क्या बन जाएगा, और यहां पे बनेगा पानी। ठीक है, बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगाइए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन 7 8, 3 6 7 8, तो यहाँ पे 2 लगाइए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, नाउ इट इज बैलेंस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं HNO3 लूं, अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा, HNO3 लूं और यहाँ पे मैं क्या लूं, NaOH लूं, तो क्या बनेगा भाई, कर लोगे ना, NaNO3 प्लस क्या बनेगा, वाटर, हो जाएगा, पक्की बात है। अच्छा, दूसरी चीज, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। तो जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है, जब जैसे मेरे पास ये मेटल कार्बोनेट है, ये सब पार्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से डिलीट कर दिया गया है, तो यहीं पे पढ़ लो। मेटल कार्बोनेट को आप एसिड में डालते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं, मैंने लिया FeCO3, FeCO3 मैंने लिया, FeCO3 को मैं डालूंगा HNO3 में, क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, ठीक है, सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा FeNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, FeNO3, क्योंकि यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है, 2 प्लस, और यहाँ पे ये 2 माइनस है, तो ये बन गया, वाटर बनेगा, फेरस नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाटर प्लस यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब फिर से बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस चलो कर देते हैं, 2 यहाँ पे लगा दो। ठीक, 2 यहाँ पे लगाया, उसके बाद 2 नाइट्रोजन हो गए, 3 6 7 8 9 9, 3 6 7 8 9 हो गया, खत्म। तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से मुझे जिंक कार्बोनेट का बताओ, ZnCO3 का। ठीक है, आप लिखोगे खुद से, आप खुद से लिखोगे, जब आप इसमें HNO3 को डालोगे तो क्या बनेगा, हो जाएगा। इसके बाद में सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन देखो, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन देखिए जरा, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स क्या होते हैं हमारे, सल्फाइड्स होते हैं SO3 2-, SO3 2-। अब यहाँ पे सल्फाइड्स को जब हम HNO3 में डालेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 का एसिड ही डाल देते हैं, एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। अब बताओ, जैसे मान लीजिए हमने लिया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसमें हम डालेंगे HNO3 को, क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और NaNO3 बनाएगा। क्या ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, 2 ऑक्सीजन 1 3, ठीक, तो 6 ऑक्सीजन है टोटल। ठीक है, बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे 1 ही सोडियम है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 2 नाइट्रोजन लाना है, तो अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक, अब हो गया बैलेंस्ड, अब हो गया ना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 3 और 3 2 जा 6 और 7 8 9, हाँ 9 हो गए, 3 और 0 6, खत्म। अब यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस तो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाई जाती थी पिछले साल तक, इस साल उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया। अब देखो जरा, अब देखो रिएक्शन विद मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो आपको यहाँ पे रिएक्शन पढ़नी है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार क्या नहीं पूछी गई होगी है, रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देखो मेटल मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, जब एसिड उनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों, कारण वही है, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम कॉपर की बात करते हैं। देखो कॉपर तो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर के साथ
आइए देखते हैं। अब इसकी भी जो बैलेंसिंग है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखो हमारे पास है कॉपर, Cu, कॉपर। इसमें दो कंडीशन बनती हैं जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे पानी वाला, और जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे। ये 12th में भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़नी है, तो इसलिए जिनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रिक एसिड में दिक्कत हो 12th वालों को भी, वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर है, कॉपर में आप क्या डालोगे, नाइट्रिक एसिड को डालोगे। तो नाइट्रिक एसिड को आपने डाला, और इस बार मैं जो नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूं वो कैसा नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। दो कंडीशन बनेगी कॉपर के केस में, एक तो डाइल्यूट में, एक कॉन्सेंट्रेटेड में। जब आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला तो यहां पे क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट। बहुत अच्छी बात है, कॉपर नाइट्रेट बना। दूसरा आपके पास क्या बनेगा, दूसरा आपके पास जो बनता है वो बनता है भाई, अच्छा कॉपर नाइट्रेट हो गया, प्लस यहां पे आपके पास वाटर बनता है H2O, और यहां पे आपके पास जो बनता है वो ये NO बनता है। डाइल्यूट के केस में NO बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 बनेगा, बस यहीं पे थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पे डाइल्यूट के केस में आपके पास NO बनेगा। अब आप अगर ये सोचेंगे कि अरे बैलेंसिंग तो हम वहां एग्जाम में कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये बैलेंसिंग समेत ही रट डालना भाई। यहां पे 8 लगाओ पहले, तो यहां पे 8 HNO3 लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे 8 HNO3 लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3, कम से कम 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट याद कर लेना। यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 4 लगाओ, और यहाँ 2 लगाओ। यहाँ पे ये गैस के रूप में उड़ती है, ठीक है, एनो गैस है। तो यहाँ पे आपको ऐसा एरो शो करना है, या तो गैस नीचे लिख देना। तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग समेत भैया याद कर लेना, वह बैलेंसिंग करने मत बैठिएगा प्लीज, ठीक है। 8 3 4 2, अरे पिताजी का नंबर याद कर लेते हो, उसी तरीके से नंबर याद कर लो। 8 3 4 2, 8 3 4 2, 8 3 4 2। अब जरा लेते हैं हम कॉपर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, बैलेंसिंग उसमें डिफरेंट हो जाएगी, उसको भी याद करना है। तो यहां पे क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 2। यहां पे हमने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट ले लिया, वही बना, पानी बना, वाटर। अब क्या बनेगा, इसकी जगह पे हमारे पास बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जब हम कॉन्क लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब हम लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसकी बैलेंसिंग याद करिए, यहां पे HNO3 के आगे जो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना है वो है 4। इधर 4 लगाओ, इधर 2 लगाओ, और इधर 2 लगाओ, ठीक है। बैलेंसिंग करके देख लो, बैलेंसिंग सही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ती है, ये देख लेना बस। इसको भी बैलेंसिंग समेत याद कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। ये दो रिएक्शन तो बैलेंसिंग समेत याद कर लेना। अब आगे जो है हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की थी कॉपर के बारे में। कॉपर तो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो एसिड से वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता। वैसे हमने क्या पढ़ा है मेटल में, अब जब आप डाइल्यूट एसिड को डालते हो तो हमको सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। अच्छा, जिंक को लेते हैं जरा, इसको जरा HCl में डालो। HCl हमारा कैसा है, डाइल्यूट HCl है, इसमें डालो, क्या होगा, पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, HCl को देख लेना। यहाँ पे बनता है जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अच्छा आओ, जिंक को जब आप H2SO4 में डालोगे, H2SO4 भी अपना डाइल्यूट है, यहां पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर हम जिंक को HNO3 में डालते हैं, केस ही उल्टा हो जाता है। HNO3 हमारा डाइल्यूट है, HNO3 हमारा क्या है, डाइल्यूट है। अब यहां पे क्या होगा, क्या बनेगा, यहां पे बनता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस का, कि हाँ हाँ बन गया कोई दिक्कत नहीं। फिर वाटर H2O बनेगा, यहां पे H2O बनेगा, और यहां पे NO2 गैस लिबरेट होगी। आ रही है बात समझ में। अब ये रिएक्शन में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं आया, रिएक्शन में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे हाइड्रोजन को लिबरेट होना था, लिबरेट कौन हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, लेकिन बीइंग अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मान लो बनी,
ठीक, लेकिन ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन सप्लाई करता है और तुरंत ही यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे H2O बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमको मिलेगी। अच्छा, इसका एक्सेप्शन है, सारे ही मेटल्स के साथ यही केस होगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी जब आप नाइट्रिक एसिड को लोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड को लोगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दो मेटल्स हैं, एक तो है हमारे पास मैग्नीशियम और दूसरा है हमारे पास मैंगनीज। जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब 1 से 2% ही नाइट्रिक एसिड रहे, 1 से 2% ही नाइट्रिक एसिड रहे, बाकी 99 to 98% पानी हो, 1 से 2% ही नाइट्रिक एसिड रहे, तब ये दोनों जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, वो रिएक्शन भी देखते हैं। तो यहाँ पे वो रिएक्शन मैंने लिख दी है। देखो HNO3 जब आप बहुत बहुत डाइल्यूट लोगे, मतलब 1 से 2% HNO3 ही होगा, बाकी सारा पानी होगा, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैंगनीज में जब उतना ही डाइल्यूट, बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 आप लोगे, मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि कौन से वो दो मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ध्यान रखो, मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों M से हैं, ठीक है, दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही M से हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। बाकी जितने मेटल्स हैं कोई भी नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। कॉपर की रिएक्शन मैंने आपको बता दी, और बाकी जितने मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, उनकी रिएक्शन जैसे जिंक की मैंने बताई वैसे ही चलेगी। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं टेस्ट फॉर HNO3 के लिए। जैसे हमने HCl के टेस्ट की बात की थी कि भाई जो हमारा HCl है उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। एक ग्लास रॉड लो, अमोनिया के सोल्यूशन में डिप करके लाओ, HCl के पास ले जाओ, वहां पे क्या होता है, हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलती हैं NH4Cl की। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने पूरा HNO3 भर दिया, पूरा ना भरो यार, केमिस्ट्री लैब वाले वैसे ही, HNO3 भरा आपने, ठीक। अब ऊपर से आप क्या डालो, यहाँ पे FeSO4 डालो, एंड दिस FeSO4 शुड बी एसिडिफाइड। तो साथ में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप बड़े केयरफुली तरीके से कॉन्क H2SO4 डालना है इसमें, क्योंकि जो ये FeSO4 है उसको एसिडिफाइड होना जरूरी है यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को आपको यहाँ पे डालना है अलॉन्ग विद FeSO4, और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ठीक है। और बहुत प्रिकॉशन से डालना, कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगर थोड़ा सा भी स्किन पे पड़ गया तो क्या होगा, जला देगा। उसके बाद क्या करना है, ये सब करने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को लेके जाओ, और ये यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में आपको टैप भी मिलता है, तो इस टैप वाटर के नीचे आप इस टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए। टैप वाटर के नीचे आपने जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब को आप रखेंगे इसको ठंडा करने के लिए, टैप वाटर के नीचे आप इसको रख दीजिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर एक ब्राउन रिंग बन जाएगी, यहां पे एक आपकी ब्राउन रिंग बन जाएगी, और ऊपर क्या होगा आपका, ऊपर होगा FeSO4 और नीचे क्या होगा, HNO3, ठीक है। नीचे हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा, ऊपर क्या होगा, FeSO4, ठीक है। और ये हमको ब्राउन रिंग मिल जाएगी, यहां पे हमको ये ब्राउन रिंग इंटरफेस पे मिलेगी, ऊपर FeSO4 नीचे HNO3। ये हमारा टेस्ट होता है HNO3 के लिए। एक और चीज थी, पिछले लेक्चर में बताया था, HNO3 डिकम्पोज कर जाता है, इसको हीट करोगे तो किस में टूटेगा, NO2 में प्लस ऑक्सीजन में प्लस वाटर में, और ये NO2 पानी में वापस से घुलने लगता है और हमको येलो कलर का सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक टेस्ट है और ऊपर वाला भी एक टेस्ट है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही टेस्ट हैं फॉर HNO3, जिसमें ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर HNO3।
क्लियर है? आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की। अभी तो हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखी थी पिछले वाले लेक्चर में, लैब में हम कैसे बनाते हैं नाइट्रिक एसिड को, लेकिन इंडस्ट्री में हमको ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हम करते हैं बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम कहते हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैटालिटिक चैम्बर होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कैटालिटिक चैम्बर होता है, तो उसमें हम लेके आते हैं अमोनिया को। अमोनिया ज्यादा नहीं लेते, 1 वॉल्यूम अमोनिया लेते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम एयर लाते हैं बाहर से। एयर शुड बी ड्राई एयर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज। इट शुड बी ड्राई एयर एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज, ठीक है। एयर लेके आते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको 10 गुना लेते हैं, 10 वॉल्यूम अमोनिया लेते हैं और एयर लेते हैं। कहां पे लेते हैं हम इसको? कैटालिटिक चैम्बर में लेते हैं। तो पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं? पहले स्टेप को हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पे कैटालिटिक चैम्बर में हो क्या रहा होता है? एयर में क्या प्रेजेंट होगा? एयर में क्या प्रेजेंट होगा? एयर में भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, 20% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए इसलिए हमने एयर को बहुत ज्यादा मात्रा में लिया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए इसलिए हमने एयर को क्या लिया? बहुत ज्यादा मात्रा में लिया। तो यहाँ पे होते कौन सी रिएक्शन है? देखो यहाँ पे हमारे पास आया अमोनिया, मैं काले से लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया अमोनिया, ये अमोनिया, और एयर में क्या था? ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन का नाम ही होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, और साथ में कुछ हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। 800 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नोन एज द प्लैटिनम कैटलिस्ट, पीटी कैटलिस्ट। तो इस वजह से इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहा, क्योंकि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने का तरीका, 4 इधर लगाओ 5 इधर लगाओ, याद हो चुका है मुझे, 4 और 5। अब देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, अच्छा यहाँ पे भी 4 होगा, 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन है भाई। तो यहाँ पे 5 5 6 7 8 9, हाँ 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 12 ऑक्सीजन करने हैं ना, और 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन है। यहाँ 6 लगा दो, ठीक है, 6 लगा दिया आपने, बस हो गया बैलेंस, ठीक। ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई आपको नहीं चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस हीट सप्लाई आपको नहीं चाहिए। आपने एक बार टेम्परेचर दे दिया 800 डिग्री सेल्सियस का, फिर जो हीट निकलेगी उसी से काम आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा यहां पे आपको क्या मिला? यहां पे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के वेपर्स मिले। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके आपको क्या मिले? वेपर्स मिले। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को तुम स्टेप 2 में लेके जाओगे। स्टेप 2 में क्या होता है? इधर लिख दें। स्टेप 2 में क्या होने वाला है? स्टेप 2 में होने वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। तो यहां पे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहां पे जब आपका ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलती है और क्या बना लेगी भाई? एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन और आ गया, तो यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है हमको। यहां पे क्या मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां पे हमको मिलती है। 50 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। इसके बाद आप स्टेप 3 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले जाते हो। आप स्टेप 3 में किसको ले जाते हो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले जाते हो। और उसके बाद क्या करते हो? इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप पानी में घोलते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो वो रिएक्शन जो अभी हमने बताई थी उसका उल्टा है। जस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड को जरा पानी में घोलो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? HNO3। इसी का उल्टा तो अभी तक बता रहे थे कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है?
येलो कलर का सोल्यूशन बनता है। अभी बता रहे थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोलो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ये ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे इसका जो भाई एपरेटस वगैरह होते हैं वो सब आपको नहीं, केवल रिएक्शंस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो ये वाली रिएक्शन है पहली वाली, दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, उसमें आप बैलेंसिंग को याद कर लीजिएगा, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब एक चीज बस छोटी सी और बची है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर नोबल मेटल्स को, नोबल मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है। कैसे डिसॉल्व करता है आइए देखते हैं। अब देखो यूजेस ऑफ HNO3 में हमारे पास यही सबसे मेन यूज है कि इट इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। सिल्वर तो डायरेक्ट डिसॉल्व कर जाता है नाइट्रिक एसिड में, गोल्ड और प्लैटिनम डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं करते, नॉन रिएक्टिव होते हैं ना, तो इसलिए कहीं भी डिसॉल्व नहीं करते, इनका सोल्यूशन हमको मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर बनाते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं इसको? एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, जिसमें HNO3 टू HCl का रेशियो बाय वॉल्यूम या बाय मोल 1:3 का होता है। दिस इज द रेशियो बाय वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम रेशियो। 1 गुना हमने HNO3 लिया तो 3 गुना हम क्या लेंगे? HCl लेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, 3:1 बोलोगे, कभी 1:3 बोलोगे, है ना, कभी 3 बोल दोगे। तो यहां पे इसकी रिएक्शन लिखो, देखो HNO3 प्लस 3HCl। अब यहां पे हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl। दिस इज नोन एज नाइट्रोसिल क्लोराइड। साथ में हमको यहां पे क्लोरीन मिलता है विच इज नोन एज द नेसेंट क्लोरीन। क्लोरीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पे हमको एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन मिल रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमको क्या मिल रहा है? नेसेंट क्लोरीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नेसेंट क्लोरीन मिल रहा है। और क्या मिला? देखो H बचा, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? यहां पे हमारे पास मिलेगा हमको वाटर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये देखो 3 क्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, दो ही ऑक्सीजन है भाई, और हाइड्रोजन है 4, तो यहां पे लगाओ 2 और, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड है? बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड है? नहीं, अभी भी नहीं बैलेंस्ड है। नहीं, हो तो गई, हो गई भाई बैलेंस, ठीक है। तो ये हमको रिएक्शन ध्यान रखनी है। यहाँ पे HNO3 प्लस 3HCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस 2 नेसेंट क्लोरीन प्लस 2 पानी। अब यहाँ पे ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है ना, दिस नेसेंट क्लोरीन डिसॉल्व्स सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है, सिल्वर तो एज इट इज नाइट्रिक एसिड में डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लोरीन, ये जो नेसेंट क्लोरीन बन रहा है, ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। देखो कैसे डिसॉल्व करेगा। हमारे पास Au है, दैट इज गोल्ड। हमने इसमें क्या डाला? हमने इसमें डाला नेसेंट क्लोरीन। अच्छा, नेसेंट क्लोरीन डालोगे, कितने लगाओगे? यहाँ पे 3 लगाओगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? AuCl3, ठीक है। सॉल्युबल गया, गायब हो गए। प्लैटिनम लो, प्लैटिनम में कितने क्लोरीन लगाओगे? 4, नेसेंट क्लोरीन, क्या बन गया? PtCl4, गायब, प्लैटिनम गायब, सॉल्युबल। बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन तुमको यहां पे मिल जाता है। जैसे ही आप गोल्ड को डालोगे एक्वा रेजिया में, बड़ा नुकसान हो जाएगा, गोल्ड गया, ठीक है। प्लैटिनम को डालोगे एक्वा रेजिया में, बड़ा नुकसान हो जाएगा, PtCl4 सॉल्युबल, पता ही नहीं चलेगा था भी, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप अपनी किताब से भी एक बार देख लेना, मुख्य तो यही था। तो यहां पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। प्लीज इसके नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको कंपाइल कर लेना, छोटे छोटे फॉर्म में, बिल्कुल फॉन्ट साइज कम रखना, और एक पन्ने पे कोशिश करना पूरा नाइट्रिक एसिड आ जाए। जब पूरा नाइट्रिक एसिड तुम्हारा एक पन्ने में होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक ही पन्ना है, रिवाइज करना है, और मेरा नाइट्रिक एसिड खत्म हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।